चलो, तो सेमीकंडक्टर्स किन्हें बोला जाता है? सबसे पहले तो ये वो मटेरियल यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ चार्ज। जैसे कि हमें पता है फ्लो ऑफ चार्ज बेसिकली कहलाता है करंट। तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर अगर आप करंट को कंट्रोल करना चाहते हो, यानी आप चाहते हो किसी समय पे वो फ्लो करे और किसी समय पे वो फ्लो ना करे, तो उसके लिए जो डिवाइस हम इस्तेमाल कर लेते हैं वो कहलाती है एक सेमीकंडक्टर डिवाइस। ठीक है ना? डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट अलग अलग तरीके से आप मॉडिफाई करते हो सेमीकंडक्टर को, वही सब हमें इसमें पढ़ना है। तो हर चीज के अंदर इस्तेमाल होता है ये। आप टीवी ले लो, यूज्ड इन वेरियस डिवाइसेस, लाइक टीवी ले सकते हो आप, या लैपटॉप पीसी कुछ भी लिया जा सकता है। कई सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर इसका यूज है। तो सेमीकंडक्टर में क्या खास बात है ये समझने के लिए पहले हम टाइप ऑफ मटेरियल जो कि हमारे सिलेबस में थे उन्हें पढ़ लेते हैं। तो तीन तरह के मटेरियल के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले होते हैं कंडक्टर्स, दूसरे होते हैं इंसुलेटर्स, और तीसरा टाइप है जिसे हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर के अंदर हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था कंडक्टर के बारे में, क्या होते हैं कंडक्टर, क्या होती है प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर्स। एक सिंपल लाइन में लिखना हो तो कंडक्टर उनको कहते हैं जो कि करंट को कंडक्ट करें, यानी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और इनकी एक खास बात थी, टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस क्या हुआ करता था, बढ़ा करता था। एक रिलेशन आई थी R इज इक्वल टू आर नॉट 1+α∆T, अगर आपको याद हो, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, है ना? तो कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है, यानी मैं कह सकता हूँ इनका अल्फा जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो अल्फा अगर पॉजिटिव है, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, और इनकी कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस एंड कंडक्टिविटी decreases in case of conductors। इंसुलेटर्स की बात करें, परफेक्ट इंसुलेटर अगर कोई है तो वो तो सीधे से डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं करता, तो इसके लिए अल्फा अल्फा की बात करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसे मटेरियल जो कि करंट को फ्लो ना होने दें उन्हें आप इंसुलेटर कहते हो। ठीक है ना? इन सेमीकंडक्टर्स की बात की जाए तो ये वो मटेरियल होते हैं जो कंडक्ट तो करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, पर इन्हें थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है कंडक्शन के लिए, यानी रूम टेम्परेचर पे कर सकते हैं, पर अगर आप इनका टेम्परेचर बहुत लो कर दो तो फिर ये कंडक्ट करना बंद कर देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका अल्फा आता है नेगेटिव, यानी कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो इनका रेजिस्टेंस घटता है और इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, इसलिए थोड़े से स्पेशल हैं। ठीक है ना? अब जैसे कि आपको पता है कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट अगर आप यूज कर रहे हो तो जैसे जैसे उसमें करंट फ्लो करेगा, समय के साथ उसमें हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी तो आपकी डिवाइस का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अगर आपने कंडक्टर यूज किया है तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा और उसकी कंडक्टिविटी स्लो हो जाएगी। लैपटॉप्स में देखा जाए तो उसकी प्रोसेसिंग एक तरह से क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। जबकि अगर हम सेमीकंडक्टर मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ने से उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, जिससे उसकी कंडक्टिविटी अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यही वो खास बात है जिस वजह से आप सेमीकंडक्टर को यूज करते हो, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में। ठीक है ना?
अब ऐसा होता क्यों है वो सब समझने के लिए हमें समझना पड़ता है एनर्जी बैंड डायग्राम। एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन एटम। आपको पता है एक जनरल स्ट्रक्चर एटम का अगर बनाया जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ घूम रहे होते हैं और बीच में आपका न्यूक्लियस होता है कि नहीं? तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को कंसिडर कर लें अगर हम फॉर एन इलेक्ट्रॉन, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी आप डिफाइन करते हो किससे? के Q1 Q2 बाय आर से, है कि नहीं? और एक माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है। ये हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं फॉर एन इलेक्ट्रॉन एट अ सेपरेशन आर फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है ना? यानी डिपेंडिंग ऑन कितनी दूरी है उस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से, उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की जाती है। तो इसी को अगर हम प्लॉट करें पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस से, तो ये प्लॉट कुछ इस तरह का आता है। ठीक है ना? डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस आपको डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी मिलेगी। जैसे अगर मैं बोलूं सबसे पहला ऑर्बिटल कौन सा होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी भी एटम में, तो वो होता है 1s ऑर्बिटल। होता है कि नहीं? केमिस्ट्री में जा रहे हैं, थोड़ा सा जाना ही पड़ेगा ना चाहते हुए भी। तो जो सबसे पहली डिस्टेंस आपको मिलती है जहां इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है वो होता है 1s ऑर्बिटल। तो उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी कुछ ये रहती है, देख सकते हो आप। यानी इलेक्ट्रॉन इतने डिस्टेंस से लेके इतने डिस्टेंस तक रोम कर सकता है, तो फिर उसकी एनर्जी क्या रहेगी? 1s ऑर्बिटल की एनर्जी के करस्पॉन्डिंग रहेगी। समझ आ रही है बात? तो ये सारी एनर्जी 1s को रिप्रेजेंट करती है। सिमिलरली अगला डिस्टेंस जो आपको इलेक्ट्रॉन का मिलेगा वो मिलेगा 2s एनर्जी पे। फिर जो अगला आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा 2p पे। फिर जो अगला मिलता है 3s पे, एंड सो ऑन। सारे ऑर्बिटल्स इसी के नीचे ही आने वाले हैं क्योंकि टोटल एनर्जी नेगेटिव ही रहने वाली है। तो ये जो डायग्राम हमने बनाया है इसे कहा जाता है एनर्जी बैंड डायग्राम। एनर्जी बैंड डायग्राम बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल के लिए एनर्जी को जब आप प्लॉट करते हो तो जो डायग्राम बनता है उसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी बैंड डायग्राम कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर इनको मैं नाम दे दूं, जैसे ये बी, ये सी, ये डी, तो इलेक्ट्रॉन इन 1s ऑर्बिटल can freely move can freely move in region AB, और similarly 2s orbital can freely move in region CD। तो इतने इतने डिस्टेंस के रीजन में आपका इलेक्ट्रॉन लोकलाइज रहता है और वो घूम सकता है। समझ आई बात? ये हमने बनाया किसके लिए? सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, सिंगल एटम के लिए। एक एटम को अगर मैं कंसिडर करता हूं तो ऐसा एनर्जी बैंड डायग्राम बनता है। इसके लिए अगर हम बात करें सॉलिड लैटिस की, अब लैटिस ये फिर से केमिस्ट्री का शब्द है। सॉलिड लैटिस यानी कि क्लोजली पैक्ड एटम्स। अगर आपके पास एक सॉलिड लैटिस है जहां पे एटम्स काफी क्लोजली पैक्ड हैं, तो जैसे मैं ये एक न्यूक्लियस बनाऊं और एक न्यूक्लियस यहाँ बनाऊं, तो इसका कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा जो इसके चारों तरफ होगा, और इसका कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा जो इसके चारों तरफ होगा। अब एक चीज तो क्लियर है, जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे न्यूक्लियस से, जो कंस्ट्रेंड है या जो इलेक्ट्रॉन का बाउंडनेस है न्यूक्लियस से वो कम होता जाएगा।
तो मैं कह सकता हूँ न्यूक्लियस से जो काफी दूर वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो इससे काफी लूजली अटैच्ड होता है। तो वो जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनकी मैं बात करूं, तो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पड़ोसी वाले न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में भी आ सकते हैं। आ सकते हैं कि नहीं? तो ये जो ग्रीन कलर से मैंने शो किया है ये है लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो ऑरेंज कलर से हैं ये हैं स्ट्रांगली बाउंड इलेक्ट्रॉन। तो जो ऑरेंज कलर वाले इलेक्ट्रॉन है या जो काफी पास है न्यूक्लियस के, उनको अपने पास वाले न्यूक्लियस का कोई इफेक्ट महसूस नहीं हो पाता। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं मेटल्स की, उनका साइज बहुत बड़ा होता है, तो उनमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर हैं वो पास वाले न्यूक्लियस का इफेक्ट भी महसूस कर सकते हैं। समझ आई बात? तो होता क्या है ना कि उनके एनर्जी बैंड मर्ज होने लग जाते हैं। जैसे एक न्यूक्लियस का अगर मैंने ये ड्रॉ किया था कुछ इस तरह से, आप बता सकते हो कि ये अगर आपका न्यूक्लियस 1 था, ये आपका न्यूक्लियस 2 है, इसे मैं अगर N1 बोलूं, इसे मैं N2 बोल देता हूं, तो इनका डायग्राम कुछ ऐसे ही बनेगा। कुछ इस तरह का। तो इनमें एक एनर्जी का लेवल आता है जिससे ऊपर वाली एनर्जी के लिए इनके ऑर्बिटल्स मर्ज हो जाते हैं। देख पा रहे हो क्या आप? इस ग्रीन लाइन के ऊपर वाले जितने भी ऑर्बिटल्स हैं ये सब कहलाते हैं मर्ज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, या ओवरलैपिंग ऑर्बिटल। जबकि इसके नीचे वाले जो होंगे वो इंडिविजुअल न्यूक्लियस के अट्रैक्शन वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ पा रहे हो आप? तो इससे नीचे एनर्जी वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके पास तो अभी भी कंस्ट्रेंट है कि भाई वो तो ए और बी के बीच में ही घूम पाएंगे, जैसे इनके बीच में ही घूम सकते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स इस एनर्जी लेवल के ऊपर हैं, अब उनके पास रीजन काफी बड़ा हो जाता है। तो वो बेसिकली अपने ही न्यूक्लियस के चारों तरफ नहीं, अपने पास वाले के न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूम सकते हैं। तो वो सिचुएशन कुछ ये हो जाती है। अगर मैं यहाँ ड्रॉ कर दूं तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक से ज्यादा न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में भी आ सकते हैं। समझ पा रहे हो? कुछ इस तरह का डायग्राम फॉर्म हो जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स इस मर्ज्ड एनर्जी लेवल के ऊपर लाई करते हैं उनको बोला जाता है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। और ऐसा सोच के देखो कि पूरे लैटिस के अंदर, अभी तो ये 2 न्यूक्लियस बनाए मैंने, लेकिन कितने न्यूक्लियस होंगे किसी लैटिस में? ऐसे ढेर सारे पास पास न्यूक्लियस होंगे। तो ये पूरा एक बैंड बन जाएगा कि इस पर्टिकुलर एनर्जी से ऊपर वाले जो मर्ज्ड ऑर्बिटल हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पूरे के पूरे सॉलिड लैटिस में आसानी से घूम सकते हैं। तो उनको आप क्या कहते हो? कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन कहते हो, क्योंकि वही वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पूरे रीजन के अंदर घूम सकते हैं। जबकि उस एनर्जी से नीचे वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अपने ही न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं, वो पूरे रीजन में नहीं घूम सकते। ठीक है ना? तो बेसिकली in the merged orbitals electrons in the merged orbitals are free to move are free to move in the entire lattice and cause conduction in the material। बात समझ आई? तो पहले हमने एक न्यूक्लियस का एनर्जी बैंड डायग्राम देखा था। जब ज्यादा न्यूक्लियस का एनर्जी बैंड डायग्राम देखा जाए यानी किसी सॉलिड स्ट्रक्चर में देखा जाए तो होता क्या है कि कई सारे न्यूक्लियस का जो एनर्जी बैंड डायग्राम है वो मर्ज होने लग जाता है। तो एक पर्टिकुलर एनर्जी से ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स
पूरे रीजन के अंदर फ्री होते हैं घूमने के लिए। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को आप क्या बोलते हो? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कहते हो। ठीक है ना? तो अगर मैं ड्रॉ करूं यहाँ पे एक टर्म डिफाइन कर दी जाती है कंडक्शन बैंड, यानी कि अगर हमारे पास ढेर सारे न्यूक्लियस हैं तो एक पर्टिकुलर एनर्जी जहाँ पे ये सब मीट कर रहे हैं, उससे ऊपर वाली एनर्जी का जो रीजन है, ये जो रीजन है जो कि ओवरलैप कर चुका है, ये ओवरलैपिंग रीजन जो कहलाता है रीजन, इसे आप नाम देते हो क्या? कंडक्शन बैंड। तो एक चीज क्लियर हो गई कि जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के अंदर है, सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन करंट के फ्लो में हेल्प कर सकता है। जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड के नीचे हैं वो करंट के फ्लो में हेल्प नहीं कर सकते। अरे बात समझ आई क्या? बोलो भाई, क्लियर हुआ? ठीक है। तो अब अंतर आ जाता है क्या? मॉडिफाइड ऑर्बिटल एनर्जी लेवल्स। अगर हम एक सिंगल एटम की बात करें तो यहां उसका न्यूक्लियस होता है और यहाँ कुछ ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे 1s 2s 2p 3s। तो एक फिक्स्ड एनर्जी होती है, उतनी एनर्जी पोजेस करने वाला इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अंदर लाई कर सकता है। लेकिन अगर मैं सॉलिड लैटिस की बात करूं, यानी यहाँ एक से ज्यादा न्यूक्लियस अगर हम कंसिडर करें, तो पास वाले न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की वजह से ये एक क्रिस्प फिक्स एनर्जी नहीं रह जाती, बल्कि एक एनर्जी का बैंड बन जाता है, 1s ऑर्बिटल बैंड। तो जिन भी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इस रेंज में है वो 1s ऑर्बिटल में रह सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो 2s का भी एक फिक्स्ड एनर्जी ना होके एक एनर्जी का रेंज होता है बेसिकली। ठीक है ना? सिमिलरली 2p की अगर मैं बात करूं इस तरह से, तो हम कह सकते हैं कि ड्यू टू इन्फ्लुएंस of the neighboring nucleus due to influence of the neighboring nucleus, the fixed energy orbits are modified to range of energy। बात समझ आ रही है? यानी कि अब 1s की एक फिक्स एनर्जी नहीं होगी, बल्कि एक एनर्जी की रेंज होगी। और as you move away from nucleus, the width of energy band of orbitals keeps increasing, बढ़ती जाती है। यानी कि थिकनेस ऑफ 1s, क्योंकि उस पर अपने न्यूक्लियस का ज्यादा इन्फ्लुएंस है, तो उसकी थिकनेस सबसे कम होगी। 2s उसके बाद कम इन्फ्लुएंस में, तो 2s बैंड की जो एनर्जी रेंज है, जो उसके बैंड की थिकनेस है, वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू 1s। 2p की उससे ज्यादा होगी, 3s की उससे ज्यादा होगी, 3p की उससे ज्यादा होगी। बात समझ आ रही है? तो ये हो जाता है जब एक सिंगल एटम को आप स्टडी करो या आप एक लैटिस को स्टडी करो। बात समझ आई?
क्लियर है? तो कुछ टर्म्स और डिफाइन कर लेते हैं आगे जो हमें पढ़नी होती है, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं वैलेंस बैंड एंड फर्मी एनर्जी लेवल। आप सभी केमिस्ट्री स्टूडेंट्स हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ सभी को ये पता होगा। बोलो हाँ, ये तो सुना ही होता है शब्द। तो सबसे पहली चीज, वैलेंस बैंड किसे बोला जाता है? वैलेंस बैंड, तो द फाइनल बैंड containing electrons in an atom is called वैलेंस बैंड। अभी हमने ढेर सारे एनर्जी बैंड देखे, 1s 2s 2p। तो जिस भी बैंड में फाइनल इलेक्ट्रॉन होता है, जो बैंड फाइनली भरा हुआ है, उसे आप क्या कहते हो? वैलेंस बैंड कहते हो। जैसे मैं बोलूं कि आपके पास एक न्यूक्लियस है यहाँ पे, तो सबसे पास में आपके पास 1s ऑर्बिटल होगा, फिर 2s होगा, फिर 2p होगा, फिर 3s होगा, इस तरह से। तो ये 1s पूरी तरह से भरा हुआ है, ये 2s पूरी तरह से भरा हुआ है, मान लो ये 2p पूरी तरह से भरा हुआ है, और ये 3s जो है वो आधा भरा हुआ है, ठीक है ना। यानी जितने इलेक्ट्रॉन ये ऑक्यूपाई कर सकता था, उससे कम इलेक्ट्रॉन इसमें है। तो आखिरी बैंड जो भरा हुआ था हमारा, उसे आप क्या कह देते हो? वैलेंस बैंड कह देते हो। मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा टाइम मुझे स्पेंड करने की जरूरत है, तुम सभी को ये चीज पता होगी, है कि नहीं? सिमिलरली दूसरी टर्म जो हम डिफाइन करते हैं वो है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड, तो कंडक्शन बैंड किसे बोला जाता है? द एनर्जी रीजन above the overlapping zone is कंडक्शन बैंड। अभी हमने देखा, जब ढेर सारे एटम्स होते हैं, तो उन सभी का जहां पे मर्जिंग होती है, उससे ऊपर वाला जो एनर्जी लेवल होता है, उसे आप क्या कहते हो? एक कंडक्शन बैंड कहते हो। ये भी एनर्जी का एक लेवल है, ठीक है ना, जहां ये मिनिमम एनर्जी है कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड के अंदर होता है, तो ही वो करंट में कंट्रीब्यूट कर पाता है, नहीं तो वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। तो ये चीज याद रखना, ओनली इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड contribute in current through the circuit, through the lattice, sorry। अरे समझ आया? तो क्या आपको वैलेंस बैंड क्लियर हुआ? जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, तो आखिरी ऑर्बिटल जिसमें कि आप इलेक्ट्रॉन को भरते हो, उसे आप क्या कहते हो? वैलेंस बैंड कहते हो। वैलेंस बैंड पूरी तरह से भरा हुआ भी हो सकता है, या हो सकता है बहुत कम भरा हुआ हो। कंडक्शन बैंड क्या है? कंडक्शन बैंड एक एनर्जी की रेंज है, जिसमें कि अगर इलेक्ट्रॉन पाया जाए उस एनर्जी की रेंज में, तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में हेल्प कर सकता है। क्या ये दोनों बातें क्लियर है? बोलो भाई। तो तीसरी टर्म के ऊपर चलते हैं, जिसे हम कहते हैं फर्मी एनर्जी लेवल। फर्मी एनर्जी लेवल, ठीक है ना। तो बोला जाता है कि एट जीरो केल्विन टेम्परेचर, the level up to which electrons are filled in valence band is called Fermi energy level। यानी जीरो केल्विन टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एनर्जी वाला होगा,
उसकी एनर्जी को आप कहते हो फर्मी एनर्जी लेवल। जैसे मैं ऑर्बिट यहाँ पे बनाऊं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं 1s है, 2s, 2p और ये 3s। तो ये पूरी तरह से भरा हुआ है, ये पूरी तरह से भरा हुआ है, ये पूरी तरह से भरा हुआ है, और ये जो है हमारा मान लो आधा भरा हुआ है, सिर्फ यहाँ तक। तो ये जो मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन पोजेस कर पा रहा है 0 केल्विन टेम्परेचर पे, इसे हम फर्मी एनर्जी लेवल कहते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं? इसे हम फर्मी एनर्जी लेवल कहते हैं। और एक चीज और याद रखनी है, एट टेम्परेचर greater than 0 Kelvin temperature, electrons may have energy slightly greater than Fermi energy level। फर्मी एनर्जी लेवल क्यों? थर्मल एनर्जी, या जिसे हम कहते हैं एजिटेशन एनर्जी, इनके पास आ जाती है। 0 केल्विन पे आप ये मानते हो कि इलेक्ट्रॉन्स रुक गए होंगे, वाइब्रेट नहीं कर रहे होंगे। ऑब्वियसली एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, 0 केल्विन हम अचीव नहीं कर सकते। तो फर्मी एनर्जी लेवल तो किसे बोला गया? 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रॉन की, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम एनर्जी हो सकती है, उसे आप क्या कहते हो? फर्मी एनर्जी लेवल कहते हो। हाँ, अब 0 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर अगर है तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी में भी पाया जाए, ठीक है ना? तो अब देखते हैं कि मेटल्स के अंदर पूरा डायग्राम कैसा होता है। तो बैंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स, मेटल्स यानी जिन्हें हम जनरली कंडक्टर्स कहते हैं, ठीक है ना? तो इनमें एक खास बात होती है, क्यों ये इतने अच्छे कंडक्टर होते हैं उसका कारण जानो। कि मान लो कि ये एनर्जी लेवल है, ठीक है, ये मैंने ले लिया आपका 1s है, अगला ये उसका अगला ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है ना? तो मान लेते हैं ये पहला ऑर्बिटल था आपका, पूरी तरह से भरा हुआ है, उसका अगला ऑर्बिटल भी पूरी तरह से भरा हुआ है, और मान लो कि ये अगला ऑर्बिटल कुछ हद तक भरा हुआ है, ठीक है ना? तो क्योंकि ये कुछ हद तक भरा हुआ है, तो इसे आप क्या बोलोगे भाई? वैलेंस बैंड बोलोगे। वैसे 1s 2s 2p नाम रख देते हैं, ठीक है ना? तो इसे आप क्या नाम दोगे? इसे आप वैलेंस बैंड नाम दोगे, ठीक है? तो इनके लिए खास बात ये होती है कि इनका जो कंडक्शन बैंड होता है, इनका जो कंडक्शन बैंड होता है, उसका एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड के एनर्जी लेवल के साथ मर्ज्ड होता है। कंडक्शन बैंड, तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि इनका जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है, इनका जो, अगर आप देख पा रहे हो, इनका जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी से ज्यादा होता है। तो बेसिकली वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर मर्ज्ड, so a large number of electrons a large number of electrons are there in conduction band। और क्योंकि इनके वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में पहले से हैं, तो ये सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं? करंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अरे बात समझ आई कि नहीं? बोलो। तो बेसिकली आपका मेन मोटिव ये है कि अगर आपको अच्छा कंडक्टर बनना है तो आपके कंडक्शन बैंड में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो मेटल की खास बात यह है कि इनके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड मर्ज्ड होते हैं, जिससे कि वैलेंस बैंड के अधिकतर इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होते हैं।
तो ये अच्छा खासा फ्लो करा सकते हैं। समझ आई बात? जबकि अगर मैं बात करूं बैंड स्ट्रक्चर फॉर नॉन मेटल्स, बैंड स्ट्रक्चर फॉर नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स के लिए बैंड स्ट्रक्चर की बात अगर हम करें तो इनमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का जो एनर्जी गैप है वो काफी ज्यादा होता है। जैसे ये हो गया हमारा वैलेंस बैंड, भर देता हूं मैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स, मान लो ये पूरी तरह से भरे हुए हैं। तो इनका कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल जो है, यानी जहां ये मर्ज कर रहे हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन पाए ही नहीं जाते, ये हो जाता है इनका कंडक्शन बैंड। समझ आई बात? तो बेसिकली मैं लिख सकता हूं कि कंडक्शन बैंड is high above the Fermi energy level. The Fermi energy level जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है उससे भी ज्यादा एनर्जी चाहिए कंडक्शन बैंड में मिनिमम जाने के लिए। तो ये जो एनर्जी का गैप होता है ये आपकी क्या है, फर्मी एनर्जी हुई ना? अरे बोलो हाँ, मैक्सिमम एनर्जी, ये फर्मी एनर्जी लेवल हुआ और ये कंडक्शन बैंड में जाने की मिनिमम एनर्जी हुई। तो इसे बोला जाता है डेल्टा Eg, ये जो एनर्जी गैप है, और इसे हम कहते हैं फर्मी एनर्जी गैप। फर्मी एनर्जी गैप, तो मेटल्स में तो फर्मी एनर्जी गैप होता ही नहीं है क्योंकि उनमें तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड मर्ज कर रहे होते हैं। लेकिन यहां अगर आप देखो तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में की एनर्जी में अंतर काफी ज्यादा है ना? और ये अंतर इतना है कि इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने से इसे कवर नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है? तो बेसिकली आप ये कह सकते हो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट electrons from valence band to conduction band is is high, काफी ज्यादा होती है। ठीक है ना? तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन्स इस एनर्जी गैप को कवर नहीं कर पाते हैं, जिसे हम फर्मी एनर्जी गैप कहते हैं, या इसका दूसरा नाम फॉरबिडन एनर्जी गैप भी होता है। बात समझ आई? इनका डेल्टा Eg एनर्जी गैप जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। तो आप सिर्फ टेम्परेचर बढ़ा के ये गैप कवर नहीं कर पाते हो और इलेक्ट्रॉन्स को आप बेसिकली कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचा पाते हो। अगर कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचेगा तो फिर वो कंडक्ट कहाँ से करेंगे? चमका। अब जो हमारे मतलब की चीज है वो ऑब्वियसली है बैंड स्ट्रक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर जो इतने विचित्र प्राणी हैं उनकी कथा क्या है, उनके साथ क्या क्या हो रहा है? ठीक है, तो उनमें अगर आप बैंड स्ट्रक्चर देखो तो वो कुछ इस तरह का दिखता है। ये सबसे नीचे वाला ऑर्बिटल हो गया हमारा, उसके बाद मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है ना? कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्या भाई, वैलेंस बैंड, इसमें तो कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब तो आखिरी बैंड जो होता है वैलेंस बैंड होता है। और ये लेवल हो गया आपका फर्मी एनर्जी लेवल।
तो इनमें भी कंडक्शन बैंड थोड़ा सा ऊपर ही पाया जाता है। बात समझ आई? कंडक्शन बैंड मर्ज नहीं होता, तो पहले से कोई भी इलेक्ट्रॉन बेसिकली कंडक्शन बैंड में नहीं होते, लेकिन इनका जो फर्मी एनर्जी गैप है, यानी कि फर्मी एनर्जी लेवल और कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी का जो गैप है, ये डेल्टा ईजी जो होता है, ये छोटा होता है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो दिस कैन बी कवर्ड by increasing temperature to room temperature। ठीक है ना? अगर आप इन मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ा के रूम टेम्परेचर जितना कर दो, तो फिर ये गैप कवर हो जाता है। और गैप कवर होने से क्या होता है, ये देखो, बेसिकली ये आपका वैलेंस बैंड था, और यहां अगर आपका कंडक्शन बैंड है, तो होता क्या है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स उछल उछल के कहां चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। ठीक है ना? कुछ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और जब वो वैलेंस बैंड को छोड़ के जाते हैं तो वहां वेकेंसी क्रिएट होती जाती है। तो ये जो वेकेंसी क्रिएट हुई है जब इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में गए हैं, तो इस वेकेंसी को हम नाम देते हैं होल्स। और अब ये क्या बन चुके हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स बन चुके हैं। तो सिर्फ रूम टेम्परेचर आते ही ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जंप करके कहां चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। बात समझ आ रही है? जंप करके कहां चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, और वैलेंस बैंड में क्या क्रिएट कर देते हैं, होल्स क्रिएट कर देते हैं। ठीक है? ये होल्स बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब खास बात यह है कि इन सेमीकंडक्टर्स कंडक्शन इज ड्यू टू, दो कारणों से होता है। पहला, तो कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स जो ऊपर उछल के गए, वो इलेक्ट्रॉन्स करंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। और दूसरा, वैलेंस बैंड के होल्स। दोनों ही करंट में क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया है, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन किधर मूव करना स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियसली इस तरफ, और होल्स किधर मूव करना स्टार्ट करेंगे, इस तरफ, क्योंकि होल्स में हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं। तो बेसिकली दोनों एक ही चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का लेफ्ट में जाना मतलब करंट का राइट में जाना, और होल्स का राइट में जाना यानी करंट का राइट में जाना। तो दोनों ही, ये अगर हमारा E माइनस है तो ये आपका E प्लस है। तो इससे कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, काफी ज्यादा बढ़ जाती है। बात क्लियर हुई क्या? बोलो। तो अगर मैं फिर से समराइज करूं कि अभी तक हुआ क्या है, बेसिकली जो मेटल्स थे, एक चीज तो क्लियर होनी चाहिए, वैलेंस बैंड वो बैंड है जिसमें आखिरी में आप इलेक्ट्रॉन्स भरते हो। उन इलेक्ट्रॉन्स की जो मैक्सिमम एनर्जी हो सकती है उसे आप फर्मी एनर्जी लेवल कहते हो। एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल है जिसको क्रॉस करने के बाद ओवरलैपिंग जोन में इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाते हैं और पूरे लैटिस में मजे से घूम सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन का पार्ट हैं, जिसे आप कहते हो कंडक्शन बैंड। मेटल्स के अंदर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड मर्ज रहते हैं, तो पहले से ही वैलेंस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होते हैं और वो बड़ी आसानी से करंट को फ्लो करा सकता है। नॉन मेटल्स में क्या हो जाता है, या इंसुलेटर्स में क्या हो जाता है, कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है, जिसे हम फर्मी एनर्जी गैप कहते हैं, वो इतना ज्यादा होता है कि आप टेम्परेचर बढ़ा के उस गैस गैप को कवर नहीं कर पाते। तो कंडक्शन बैंड पूरी तरह से खाली होता है
और कोई भी वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर भी कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाता, इसलिए इंसुलेटर्स करंट का फ्लो नहीं कर पाते। सेमीकंडक्टर्स की ये खास बात है कि 0 केल्विन की अगर आप बात करो तो इनका कंडक्शन बैंड भी खाली रहता है और वैलेंस बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप इनका टेम्परेचर बढ़ाते हो, क्योंकि इनका फर्मी एनर्जी गैप 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है जो कि अटेनेबल है, तो रूम टेम्परेचर तक आते आते वैलेंस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं। जब ये वैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में आते हैं तो वैलेंस बैंड में डेफिशिएंसी क्रिएट होती है, जिसे हम पॉजिटिव चार्ज से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, उन्हें हम होल्स नाम दे देते हैं। तो अब कंडक्शन बैंड में क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं तो वो करंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, और साथ ही साथ वैलेंस बैंड के अंदर जो होल्स क्रिएट हुए हैं वो भी करंट के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। बात समझ आई? राम कथा चल रही है, आपको बस सुनना है और हाँ या ना बोल दें अगर आपकी तो मेहरबानी होगी, मैं कुछ समझ पाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे है आपका टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, प्रकार। ठीक है, तो लोगों ने क्या देखा कि ठीक है हमें मिल गई एक खास चीज, कॉपी नहीं हुआ मृगांक का तो अब कुछ नहीं कर सकते, समय जा चुका है, अब कॉपी कर भी नहीं पाओगे, अब ये तुम्हें कभी नहीं दिखेगा, ये चीज अब सृष्टि से जो है डिलीट हो चुकी है। तो मैं माफी चाहूंगा। ठीक है, तुम्हें सेकंड्स में उसे कॉपी कर लेना चाहिए। समझने पे ध्यान बिल्कुल मत दो, पूरा ध्यान कॉपी करने पे दो। ठीक है ना मृगांका, क्योंकि कॉपी करना ही मेन है। जेई में भी आपको एक पेपर दिया जाता है और एक आपको बस टाइप करके कॉपी करके उन्हें देना होता है जल्दी से जल्दी, तो उसी पे ध्यान दो भाई। अगली चीज है टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, कितने प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं। ठीक है, नोट्स कहाँ मिलते हैं यार मृगांका, कैसी बातें कर रहे हो, आज तक किसी को नोट्स मिल पाए हैं क्या? कतई नहीं मिले हैं तुम्हें आज तक? हम्म, आज तक मैंने कोई नोट्स दिए हैं क्या भाई जो मैं अब दे दूंगा? बस खत्म बात। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की अगर बात करें तो बात आती है कि भाई एक तो हमें समझ आ गई बात कि आप तापमान बढ़ाइए और सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, लेकिन लोग संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि भाई ये कंडक्टिविटी भी हमारे लिए कम है। तो उन्होंने कुछ कुछ किया सेमीकंडक्टर के साथ, और कुछ कुछ करने के बाद उन्हें पता चला कि आफ्टर एडिंग आफ्टर एडिंग impurity into the semiconductor, ऑब्वियसली मिलावट करना मनुष्य का व्यवहार, क्या कहा जाए उसे, आचरण है। आफ्टर एडिंग impurity into the semiconductor, उन्होंने महसूस किया कि कंडक्टिविटी इंक्रीजेज, और सिर्फ इंक्रीजेज नहीं, इंक्रीजेज सिग्निफिकेंटली। लोगों ने कहा बढ़िया, मिलावट करने से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो उन्होंने कहा हम तो करेंगे भाई, और इस प्रोसेस को नाम दिया डोपिंग। डोपिंग ये खिलाड़ी स्पोर्ट्स में भी करने लग गए सेमीकंडक्टर का पढ़ने के बाद। ठीक है ना, तो अगर आप इम्प्यूरिटी ऐड कर देते हो सेमीकंडक्टर में तो देखा गया कि उसकी कंडक्टिविटी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है। तो ऐसे सेमीकंडक्टर्स जिनमें की इम्प्यूरिटी मिली हो उन्हें आप कहते हो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इस प्रोसेस को कहा जाता है डोपिंग। तो बेसिकली टाइप्स जो हो गए, टाइप्स आपके हो गए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो कि है प्योर सेमीकंडक्टर, कोई मिलावट नहीं, और दूसरे हो गए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिन्हें आप कह सकते हो डोप्ड सेमीकंडक्टर।
डोपिंग कर दी गई है उनकी, उनमें मिलावट कर दी गई है इम्प्योरिटी की। अरे चमका। तो फायदा क्या है मिलावट का? कंडक्टिविटी काफी ज्यादा होती है। ठीक है, इन्हीं के बारे में पढ़ना है। कि फिजिक्स में से एक चैप्टर जो आप हटाना चाहते हो, तो मैं सोते सोते भी बता दूंगा कि वो होगा सेमीकंडक्टर। ठीक है ना? तो पहली अगर बात करें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बात यह है ना कि इतना बोल बोल के जो मैं बोल रहा हूँ इतनी देर से, मुझे ऐसा लगने लग जाता है कि मैं मोहित हूँ, और ये सोच के मेरी दुनिया पलट जाती है बिल्कुल। मतलब ऐसा लगता है केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ मैं भाई। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो जनरली देखो देखो, अब देखना मैं जैसे बोलूंगा वैसे ही समझ जाओगे। फोर्थ ग्रुप एलिमेंट्स, ये शब्द मेरे मुंह से निकले हैं मेरी जीभ काटते हुए। फोर्थ ग्रुप एलिमेंट्स जो होते हैं जैसे कि जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर प्योर सेमीकंडक्टर्स। क्या है ये सब यार, इसका क्या फिजिक्स से लेना देना है? ठीक है ना? तो भाई सिलिकॉन के लिए जो डेल्टा ईजी होता है ना, वो होता है 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कम है कि नहीं है? और जर्मेनियम के लिए डेल्टा ईजी जो होता है ना, वो और भी कम, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि रूम टेम्परेचर पर आते आते ही ये क्या कर सकते हैं, अच्छी खासी कंडक्टिविटी कर सकते हैं। बात समझ आई? तो अब मैं बात करूंगा इनके स्ट्रक्चर की। ओ माय गॉड, स्ट्रक्चर यानी कि सिलिकॉन जो है वो अपने पड़ोसी सिलिकॉन के साथ, शब्द कोई बता सकता है मैं कौन सा शब्द इस्तेमाल करने वाला हूं? मोहित जी का फेवरेट शब्द, ये बिल्कुल सही। मृगांका देखो डोप बोल रहे हैं, अरे पगला। ये अपने पड़ोसी के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। हे भगवान, क्या दिन आ गए। कहाँ गया रोटेशन और कहाँ गया वेव्स? कहाँ डले हैं अपन? ये सब क्या है? ये पंख बना बना के थक गया मैं यार। सौम्या जी, जब मैंने आपके सवाल का एक बार में जवाब नहीं दिया तो ऑब्वियसली मैं दूसरी बार भी जवाब नहीं देने वाला। यानी कि सबने क्या कर लिया है, बॉन्ड बना लिए हैं। तो ये होता है आपका वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में कुछ ऐसी ऐसी पिक्चर होती है, ऐसा लोगों ने कहा है। मुझे तो इन चीजों पर विश्वास है नहीं। ठीक है ना? सबने क्या कर रखा है, बॉन्ड बना रखा है। हम्म। तो सिलिकॉन सिलिकॉन ने आपस में क्या बना रखा है सर, कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, देखो क्या होगा। मुझे थोड़ा सा इसमें वो करना होगा, इस चीज को साइड कर दिया जाए थोड़ा। तो बात यह कि कंडक्शन बैंड, क्योंकि ये हमारा बैलेंस बैंड है, तो कंडक्शन बैंड थोड़ा सा ऊपर रहेगा यहाँ पे। ये रहा आपका कंडक्शन बैंड, दिख रहा है सबको? बोलो हाँ दिख रहा है। ठीक है ना? तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं वैलेंस बैंड के अंदर, उनका एक इलेक्ट्रॉन जोश खा के जंप कर जाता है किसमें, कंडक्शन बैंड के अंदर। ऐसा करने से क्या होता है, एक होल क्रिएट हो जाता है कंडक्शन बैंड में। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? सिमिलरली यहाँ आसपास भी सेम दुर्घटना घटी होगी। यहाँ का भी एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी के एक्साइटमेंट में उछल के कहाँ चला गया होगा, कंडक्शन बैंड में चला गया होगा। तो इस तरह से कोवलेंट बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंप करके जब कंडक्शन बैंड के अंदर चले जाते हैं, तो फिर हम कह देते हैं कि सेमीकंडक्टर्स में भी कंडक्शन शुरू हो जाता है। तो इन अबाउट
10 to the power 8 सिलिकॉन एटम्स, यानी कि 10 करोड़ सिलिकॉन एटम में से 1 इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज फॉर्म्ड। ठीक है ना? तो अगर 10 करोड़ सिलिकॉन एटम्स हैं आपके पास, तो किसी एक एटम का इलेक्ट्रॉन उनमें से उछल के कहां चला गया होगा? कंडक्शन बैंड में चला गया होगा। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही कम है यार, ये तो बहुत ही कम है, पर आप एक चीज भूल गए, जो मोहित जी ने अपना वर्चस्व बनाया था जिस चैप्टर से, मोल, है कि नहीं? मोल। तो ये 10 करोड़ कोई बड़ा नंबर नहीं है, 10 करोड़ बड़ा ही छोटा सा नंबर है, क्योंकि हम मोलों में बात करते हैं। तो ये भी काफी ज्यादा है। समझ पा रहे हो आप? हाँ अमेरिकांका, एवोगाड्रो, तुम जीत गए, मैं हार गया, तुमने सही बता दिया, मैंने गलत बोल दिया था। ठीक है ना? मोल मोल चैप्टर की बात मैं कर रहा था। एवोगाड्रो नंबर काफी बड़ा नंबर है, तो काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाते हैं बेसिकली, और क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं कंडक्शन बैंड के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ NE से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो जंप करके गए किसके अंदर? कंडक्शन बैंड के अंदर। NH से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं नंबर ऑफ होल्स जो कि क्रिएट हुए वैलेंस बैंड के अंदर। तो भाई कॉमन सेंस से आप इनमें रिलेशन बता सकते हो क्या? अरे अभी घूमना कहाँ शुरू हुए हैं, अभी होल्स घूमेंगे, थोड़ा रुको तो। NE बराबर होगा NH के, और इसे इक्वल बोल दिया जाता है Ni। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की एक प्रॉपर्टी हो जाती है बेसिकली इलेक्ट्रॉन होल पेयर डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन होल पेयर डेंसिटी डेंसिटी is constant at a temperature, is constant at a temperature किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। यानी कि मान लो अब मैंने 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले रखा है, और मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड तोड़ के 10 होल्स का क्रिएशन कर चुके हैं, तो उस 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हमेशा कंडक्शन बैंड में 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और 10 ही होल्स वैलेंस बैंड के अंदर होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन एक बार कंडक्शन बैंड में चला गया वो वहीं रह जाता है। मैं आपको बता चुका हूं एक्साइटमेंट कितनी देर लास्ट करती है इनकी, 10⁻⁻8 सेकेंड। तो होता क्या है? होता ये है कि भाई 10 जो ऊपर गए थे वो एक शेक के बाद नीचे आएंगे और वापस से होल्स में गिर के कोलैप्स कर जाएंगे, पर उसके साथ ही साथ नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन भी हो रहा होगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन होल पेयर का बनना और बिगड़ना ये साइमल्टेनियसली चलता रहता है। तो किसी भी एक फिक्स टेम्परेचर पर एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही कंडक्शन बैंड में पाए जाते हैं, जो कि इक्वल होते हैं एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ होल्स, जिसे हम Ni से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये बेसिकली क्या हो जाती है? किसी भी इंट्रिंसिक कंडक्टर की कंसंट्रेशन, इसे कह दिया जाता है इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। तो ये ऑब्वियसली सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी है डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर, प्रॉपर्टी डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। अरे समझ आया क्या आप लोगों को? बोलो भाई, गाना कहाँ बज रहा है यार? ठीक है, तो अगली चीज है भाई जनरेशन, जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन, एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। तो जो चीज मैंने आपको बताई, अब मेरा धर्म है उसे लिखना, इसलिए मैं अब उसे लिखूंगा। क्या आपको ये पता है कि Ne बराबर NH है? तो बेसिकली ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, गर्मी की वजह से एजिटेशन, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर कंटिन्यूअसली जनरेटेड, आर कंटिन्यूअसली जनरेटेड, लगातार इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते रहते हैं
and also keep disappearing by recombination बात समझ आई? तो एक इलेक्ट्रॉन ने अपना बॉन्ड तोड़ा था, कंडक्शन बैंड में गया, थोड़ा माहौल देखा और लौट के वापस आके किसी होल में गिर गया। अब जरूरी नहीं है कि जिस इलेक्ट्रॉन के जाने से जो होल क्रिएट हुआ था वो उसी होल में आके गिरे, वो कहीं भी गिर सकता है, किसी भी होल के साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन कर सकता है, ठीक है ना। तो बेसिकली एनी इलेक्ट्रॉन कैन रिकम्बाइन विद एनी होल। तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते रहते हैं और रिकम्बाइन भी होते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर की डेंसिटी एट अ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रॉन होल पेयर डेंसिटी एट अ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। किसी एक समय पर क्या हो जाती है भाई, वो कांस्टेंट हो जाती है। क्लियर है? अब बात करते हैं जो कि सुमित जी ने हमसे पूछा था कि होल्स फ्लो कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब देखो मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन बाय होल्स। तो कंडक्शन बैंड का तो आपको क्लियर है, इलेक्ट्रॉन है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे अगर, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, घूमने लग जाएंगे, है कि नहीं। तो अब होल्स कैसे मूव करते हैं वो समझने के लिए मुझे फिर से थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, मुझे ये बॉन्ड वापस बनाने होंगे। हाँ भाई, तो बात यह है कि मान लो यहाँ पे एक होल क्रिएट हुआ है और यहाँ से उछल के एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के अंदर गया था, ठीक है ना, कंडक्शन बैंड के अंदर गया। तो जैसे ही यहाँ पे डेफिशिएंसी आती है, ये सिलिकॉन स्वार्थी स्वभाव की वजह से सोचता है अरे यार मेरा बॉन्ड क्यों टूट रहा है। तो ये क्या करता है, अपने पड़ोस वाले इलेक्ट्रॉन को उठा के अपने होल के अंदर पुट कर देता है, जिससे यहां पर एक होल क्रिएट हो जाता है। अब ये सिलिकॉन भी सोचता है मेरे भाई ये क्या हो रहा है, यहां बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो ये अपने पड़ोस के इलेक्ट्रॉन को उठा के इस होल में पुट कर देता है और यहाँ होल क्रिएट हो जाता है। तो देखो ऐसा नहीं लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है लेफ्ट में मूव कर रहे हैं, इफेक्टिवली होल कंटिन्यूअसली राइट में मूव करता जा रहा है। अरे बोलो, अरे समझ आ रही है क्या बात? तो कंडक्शन बैंड के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, अगर मैंने इधर प्लस लिया है इधर माइनस लिया है, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव कर रहे थे, जिसकी वजह से एक करंट आया जिसे मैं करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स कह देता हूं। और होल्स क्योंकि पड़ोसी का इलेक्ट्रॉन चुरा चुरा के अपने पास रखने की वजह से ऐसा लग रहा है कि होल्स राइट में मूव कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो इसे मैं कह सकता हूं कि ये है करंट ड्यू टू होल्स। और दोनों की डायरेक्शन भाई क्या है, सेम है। तो जो टोटल करंट हम डिफाइन करते हैं, टोटल करंट इन सेमीकंडक्टर, वो आप बता देते हो कि वो होगा करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस करंट ड्यू टू होल्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया हो कि किस तरह की चीजें हो रही होती हैं। क्लियर है क्या? तो ये था हमारा इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर की कथा, जो यहाँ पे समाप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या जिसे क्या कहा जाता है, मृगांका जी बताइए, आपने बोला था डोप्ड सेमीकंडक्टर, इम्प्यूरिटी वाला, ठीक है ना, डोप्ड सेमीकंडक्टर। तो हम ये कह सकते हैं द इलेक्ट्रॉन होल पेयर generation
in pure semiconductor is low, कम है, due to which it shows low conductivity, वो कम कंडक्टिविटी शो कर पाता है, स्पेलिंग गलत हो गई, कंडक्टिविटी, ठीक है ना। जबकि ऐसा देखा गया इफ स्पेसिफिक इम्प्यूरिटी, कुछ पर्टिकुलर इम्प्यूरिटीज हैं, इफ स्पेसिफिक इम्प्यूरिटीज आर मिक्स्ड with pure semiconductors, the conductivity increases significantly. The conductivity increases significantly. तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, डोपिंग कहते हो। और ऐसे डोपिंग करने के बाद जो आपको सेमीकंडक्टर मिलते हैं उन्हें आप कहते हो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या डोप्ड सेमीकंडक्टर। तो बेस्ड ऑन टाइप ऑफ इम्प्यूरिटी दो तरह के सेमीकंडक्टर डिफाइन किए जाते हैं। पहला हो जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है जिसमें ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी होती है ना, और एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है जिसमें पेंटावैलेंट इंप्योरिटी होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को पता हो ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट का मीनिंग क्या होगा, है ना, समझ पा रहे हो। तो शुरू कर देते हैं इन्हीं को समझना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर हमें पता है ऐसे सेमीकंडक्टर होते हैं जिनके अंदर की पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड की जाए, ठीक है ना, जैसे कि फॉस्फोरस या फिर आर्सेनिक, ठीक है ना, जो कि सराउंड किए जाएंगे प्योर सेमीकंडक्टर से। तो डायग्राम फिर से आ चुका है, वो घड़ी जिसका मुझे इंतजार था। सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, 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 फॉस्फोरस, सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन और सिलिकॉन। और अब वही आपको पंख बनाने हैं इन सभी के। बन जाओ। जी हाँ, तो ये रहे आपके क्या कहते हैं उसे, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और यहां है आपका क्या, कंडक्शन बैंड। ये है आपका कंडक्शन बैंड। तो मैंने क्या किया है, मैंने तो नहीं किया, लोगों ने ऐसा किया है कि इस सेमीकंडक्टर के अंदर फास्फोरस की इंप्योरिटी को ऐड कर दिया है। अब फास्फोरस क्योंकि पेंटावैलेंट है, लेकिन आपने बॉन्ड कितने बनाए उसके, चार। तो ये तो मैं भी जानता हूं कि उसके पास एक एक्स्ट्रा स्पेयर इलेक्ट्रॉन है, अरे है कि नहीं है। बाकी चार इलेक्ट्रॉन उसके बॉन्ड फॉर्मेशन के काम आ रहे हैं, खुशी की बात है। तो ऐसा होने की वजह से क्या हुआ, इसके पास एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। तो जब आप एजिटेशन एनर्जी इसे दोगे, बेसिकली एनर्जी जब इसे मिलेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन उछल के कहां चला जाता है, कंडक्शन बैंड में चला जाता है। हाँ, आसपास वो चीजें तो हो ही रही होंगी, इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन हो ही रहा होगा, लेकिन अब कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हो जाएगी, बोलो, क्यों इंक्रीज हो जाएगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल पेयर से तो इलेक्ट्रॉन आ ही रहे थे, लेकिन ये जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के पास था, बेसिकली एनर्जी रिक्वायर्ड जो होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट फास्फोरस इलेक्ट्रॉन इज 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि अत्यधिक कम है। तो ये इलेक्ट्रॉन भी उछल के कहां चला जाता है, कंडक्शन बैंड में चला जाता है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो ऊपर गया है, क्या वो किसी होल का क्रिएशन करेगा? नहीं।
This extra electron of phosphorus excites to conduction band without creating a hole in वैलेंस बैंड। अरे सीधी सी बात है, होल क्यों क्रिएट करेगा, उसने कोई बॉन्ड थोड़ी ब्रेक किया है, वो तो उसके पास एडिशनल था और वो चल के कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो ऐसा करने की वजह से अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड बहुत ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड से। अरे बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड बहुत ज्यादा हो जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड से। साथ ही साथ फास्फोरस ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो उसके पास कैसा चार्ज आ जाता है भाई, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या आपको बात क्लियर हुई? बोलो। बेसिकली 1 in 10 to the power 4 silicon atoms is a phosphorus atom। तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स आप ये मान लो कि ऊपर पहुंच जाते हैं, तो काफी सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कंडक्शन बैंड में कैसी हो जाती है, ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू होल्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर से भी आ रहे हैं और एक आपके फास्फोरस के दान की वजह से भी आ रहे हैं जो उसने दान किया है। तो यहां अगर आपका जो है कंडक्शन बैंड है, तो ऐसा देखा गया है कि यहां अगर हमारा वैलेंस बैंड था जो कि खचाखच भरा हुआ था, वैलेंस बैंड, तो डोनर जो है आपका फास्फोरस, उसका एनर्जी लेवल कुछ यहां आता है, डोनर एनर्जी लेवल, उसका लेवल कुछ यहां आता है और ये छोटी सी एनर्जी होती है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी से क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। इसीलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर आप जो मिलाते हो उसे हम कहते हैं डोनर इंप्यूरिटी, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन का दान किया है। बोलो, अरे समझ आया कि नहीं? तो मैं कह सकता हूं कि इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जिसमें आप पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी को ऐड करते हो, वो अपने एक्सेस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में भेज देता है बहुत थोड़ी सी एनर्जी मिलने से ही। ऐसा होने की वजह से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होल्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। बात समझ आई कि नहीं? क्योंकि फास्फोरस ने यहां अपना एक्सेस इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, डोनर इंप्यूरिटी कहा जाता है। और इस तरह से आप एक एक्सट्रिंसिक या डोप्ड सेमीकंडक्टर एन टाइप का क्रिएट करते हो। अरे समझ आया? बस